हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने 3 फॉरेन एक्सचेंज के टाइप्स पढ़े थे और अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो मैंने दूसरा वाला पढ़ाया था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि उसी में आपका सबसे ज़्यादा पोर्शन है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इसी को कंटिन्यू करना है और इसमें ही डिफरेंट पार्ट्स जो हैं इसके वो पढ़ने हैं। तो सबसे पहला है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मैंने आपको बताया था ये वो रेट होती है जिस रेट पर एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ कन्वर्ट होती है बाय द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस। और मार्केट फोर्सेस में मैंने आपको बताया था, पहला बताया था डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इसी को बढ़ाते हैं आगे। तो डिमांड किस किस के लिए करना है? अगर फॉरेन करेंसी की आपको ज़रूरत है तो सबसे पहली ज़रूरत होगी तो आपको डिमांड करनी होगी और उसमें पहला ऑप्शन है इंपोर्ट। तो जब आप गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट कराते हो तो आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप डिमांड करोगे। तो जो मोस्टली पार्ट है फॉरेन करेंसी को आपको मांगने का, डिमांड करने का, वो पार्ट कवर करता है कौन? इंपोर्ट। तो आप जब गुड्स और सर्विसेज को परचेज करेंगे अब्रॉड से तो उसके पेमेंट के लिए आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा पार्ट है बेटे, वो है आपका सेंडिंग यूनिलैटरल ट्रांसफर। जब आप ये यूनिलैटरल ट्रांसफर पहले जान लेते हैं क्या होता है। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर वो पेमेंट होते हैं जो वन साइडेड होते हैं। जैसे आपने गिफ्ट दे दिया, ग्रांट दे दी, ये आपके वन साइडेड पेमेंट है। तो डोनेशन भी आपका वन साइडेड है, आपने स्कॉलरशिप दे दी, वो भी आपका वन साइडेड पेमेंट है। तो ये गवर्नमेंट भी करती है और प्राइवेट सेक्टर भी करती है। तो जब आप यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंड करेंगे तब आप डिमांड करेंगे फॉरेन करेंसी की। ठीक है। तीसरा है मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड। तो जब आप अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब आप अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे आप वहाँ पर एफडीआई करें यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करें, जैसे आपने शेयर परचेज कर लिए, बॉन्ड परचेज कर लिए, डिवेंचर्स परचेज कर लिए, तो भी आपको वहाँ की करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी और आप फिर फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे। स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन होता है बच्चों, आपने बड़ा कॉमन सा वर्ड पढ़ा होगा, सट्टा। आजकल आईपीएल भी चल रहा है, तो आईपीएल में आपने देखा होगा ड्रीम 11 और बहुत सारे ऐसे जहाँ पर आप बोली लगाते हो कि इसमें ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी होता है कि यहाँ पर स्पेकुलेटर्स क्या करता है, पहले से एजम्पशन कर लेता है, एज्यूम कर लेता है कि फ्यूचर में करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो अगर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ है तो फिर क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी को अपने पास रखेगा और उसके लिए डिमांड करेगा। ठीक है। तो जब आप फॉरेन टूर पर जाते हो तो आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप उस कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर आपको उसी कंट्री के साथ आपको पेमेंट करने पड़ेंगे और जब आप पेमेंट करेंगे तो आप डिमांड करेंगे फॉरेन करेंसी की। ठीक है। तो आपके पास ये 5 तरीके हैं जहाँ से आप डिमांड करेंगे। पहला डिमांड किसके लिए? इंपोर्ट के लिए। दूसरा यूनिलैटरल ट्रांसफर के लिए। यूनिलैटरल ट्रांसफर होते हैं सिंगल साइड पेमेंट होते हैं, जैसे स्कॉलरशिप है, ग्रांट है और डोनेशन है, गिफ्ट है, ये आपके यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हैं।
मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड वो दो टाइप के होते हैं, एक पोर्टफोलियो होते हैं और दूसरे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, और दोनों के लिए आपको उस कंट्री में, जिस कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वहाँ की करेंसी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप डिमांड करेंगे। स्पेकुलेशन, मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज, उसके प्रॉफिट को अर्न करने के लिए फॉरेन करेंसी की डिमांड करता है कौन? स्पेकुलेटर्स। और इसके बाद आता है टूरिज्म, अगर फॉरेन टूर पर आप जाना चाहते हो तो आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपके 5 टाइप्स हैं जहाँ पर आप फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। अब आता है डिमांड के साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन करेंसी का या फॉरेन एक्सचेंज का रिलेशन कैसा होता है। सो देयर इज अ inverse relation between price of foreign currency and demand for foreign currency। इसका मतलब हो गया कि अगर करेंसी की प्राइसेस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, और अगर करेंसी की प्राइसेस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। और आप 11th से पढ़ते आ रहे हो कि डिमांड का और प्राइस का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनेगा। मैक्स भी यही कहता है कि जब भी दो वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमेशा डिमांड कर्व या कोई भी कर्व डाउनवर्ड यानी कि स्लोप उसका होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो अगर ये इनिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज है, ऐसे प्राइस को मैं रेट बना देता हूँ, तो यहाँ पर ये इनिशियल है, OR इनिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज है, OQ इनिशियल क्वांटिटी है। अगर प्राइस यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल हो गया, R से R1 हो गया, तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, Q से Q1 पर पहुँच जाएगी। अगर इसके इन्वर्स की बात की जाए, रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो गया, R से R2 हो गया, तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, Q से Q डबल डैश हो जाएगी या Q2 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका फॉरेन करेंसी की डिमांड। इसके बाद आता है दूसरा पोर्शन है, डिमांड के बाद आता है सप्लाई, जहां पर मैंने आपको दो ही बताए थे, कौन कौन से थे मार्केट फोर्सेस, एक का डिमांड एंड सप्लाई। तो हमने अभी डिमांड के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। अब सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो यहाँ देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन price of foreign currency and supply of foreign currency। तो जब भी डायरेक्ट रिलेशन होता है तो फ्लो अपवर्ड बनता है, और इसी कंडीशन में यहाँ पर जो सप्लाई का जो स्लोप बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। रेट ऑफ एक्सचेंज इनिशियल OR है और रेट क्वांटिटी OQ है। अगर रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होता है तो सप्लाई Q से बढ़कर Q1 पर पहुंच जाएगी, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और ये क्वांटिटी अप रेट ऑफ एक्सचेंज अपवर्ड। ऐसे अगर रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीज हो जाता है तो डिक्रीज होने पर ये नीचे आ जाएगा, क्वांटिटी भी फॉल हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन शो करता है सप्लाई के साथ, यानी कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो फिर यहाँ पर हम पहले से ज़्यादा सप्लाई करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं कौन कौन से इसमें जहाँ पर हमको सप्लाई करनी है, कौन कौन सी
आइटम्स हैं जहां हम सप्लाई करेंगे, यानी कि वो कौन सी कंडीशन होंगी जहां पर हम सप्लाई करेंगे। तो वहां पहले इंपोर्ट था और यहां पर आ जाएगा आपका एक्सपोर्ट। गुड्स और सर्विसेज को अब्रॉड में एक्सपोर्ट करेंगे, सेल करेंगे, तब हमें वहां से फॉरेन करेंसी मिलेगी। तो ये जैसे इंपोर्ट हमारा एक मेजर सोर्स था, वैसे ही एक्सपोर्ट भी फॉरेन करेंसी रिसीव करने का मेजर सोर्स है। अगर हम जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतनी हमें पास फॉरेन करेंसी आएगी, जो हमारे लिए असेट्स होगी, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक वैल्यू को अपग्रेड करेगी। इसलिए एक्सपोर्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ कलेक्टिंग फॉरेन करेंसी। दूसरा वहाँ क्या था? दूसरा वहाँ था फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वैसे बच्चों एक बात बता देता हूँ, जो हम लोग फॉरेन करेंसी से करते हैं वो डिमांड है, और फॉरेनर हमारे लिए करते हैं वो उनके लिए सप्लाई है। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई होती है हमारी कंट्री में, या कोई फॉरेनर हमारी कंट्री की किसी भी कंपनी के शेयर परचेज करता है, डिवेंचर परचेज करता है, तो फिर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, और इस तरह से हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। तीसरा था सेंडिंग यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब आ जाएगा सेंडिंग का क्या हो जाएगा? रिसीविंग हो जाएगा। रिसीविंग यूनिलेटरल ट्रांसफर। अभी हमने भेजा था तो डिमांड की, अब हमारे पास आ रहा है तो ये सप्लाई हो गई। तो अगर कोई फॉरेनर हमें ग्रांट देता है, कोई फॉरेन कंट्री हमें ग्रांट देती है, गिफ्ट देती है, डोनेशन देती है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? सप्लाई हो जाएगी, यानी कि अब हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। फोर्थ था स्पेक्युलेशन। तो कोई स्पेक्युलेटर फॉरेन करेंसी को सेल करता है, तब ये सप्लाई का काम करेगा और हमारे यहाँ सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इवन था टूरिज्म। हम फॉरेन कंट्री जा रहे थे, अब फॉरेनर हमारी कंट्री में आएंगे तो सप्लाई करेंगे किसकी? फॉरेन करेंसी की, क्योंकि अपने साथ में क्या लेके आएंगे? फॉरेन करेंसी लाएंगे, और हमारी कंट्री करेंसी के साथ क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे, तो सप्लाई होगी फॉरेन करेंसी की हमारी कंट्री में। ठीक है, तो ये सप्लाई के कब वो हो गए? सोर्स हो गए, और पहले वाले जो है वो डिमांड के हो गए। तो सिंपल आप इतना सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि डिमांड के लिए इंडियंस, यानी कि हम अगर किसी भी कंट्री की गुड्स और सर्विसेज को परचेज करेंगे तो डिमांड करेंगे। अगर यही काम फॉरेनर हमारी कंट्री में कर रहा है तो फिर वो सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने एक्सपोर्ट कर दिया तो हमारे पास करेंसी आ गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हो गया तो सब हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आ गई, किसी फॉरेनर ने हमें यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंड किए तो रिसीविंग हो जाएगी, स्पेक्युलेटर ने फॉरेन करेंसी को सेल कर दिया तो सप्लाई हो जाएगी, और फॉरेनर हमारे यहाँ टूरिज्म के लिए आते हैं तो फिर फॉरेन करेंसी आपकी कंट्री में आएगी। ठीक है बेटे, इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं फॉरेन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। तो इसी का थर्ड पार्ट आता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो डिटर्मिनेशन कहाँ होगा? डिटर्मिनेशन उस पॉइंट पर होगा व्हेन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी।
तो वो पॉइंट जहाँ पर डिमांड और सप्लाई क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, वो पॉइंट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होगा। तो डायग्राम से समझ लेते हैं। ये आपका अभी मैंने आपको बताया था डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हो गया, ये आपका सप्लाई हो गया, और अपवर्ड स्लोपिंग है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो ये रेट ऑफ एक्सचेंज और ये क्वांटिटी, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ही क्या कहलाएगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहलाएगा। इसीलिए इस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो ये आपका डिटर्मिनेशन हो गया बच्चों। उसमें इतना लिखने के बाद इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होता है। तो एक्सप्लेनेशन में बस इतना बताओ, OR इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ एक्सचेंज, DD डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, SS सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। इस तरह से आप पॉइंट्स में लिखते जाओ और आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई के चेंज होने का इफेक्ट क्या होगा, उसमें 2 कंडीशन आएंगी। पहला, चेंज इन डिमांड होने से क्या होगा, डिमांड के चेंज होने से डिमांड का या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया, रेट ऑफ एक्सचेंज ये क्वांटिटी, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो गया। अब डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये इंक्रीज का केस है। तब क्या होगा, तब आपकी एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगी और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर ऐसा होता है कि एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब है कि अब हमको पहले से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि 60 से 65 हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो पहले हम 60 रुपये पे कर रहे थे OQ क्वांटिटी परचेज करने के लिए फॉरेन करेंसी, अब उसके बदले में हमें 65 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। तो ये कहलाएगा आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन डोमेस्टिक करेंसी। तो यहाँ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होगा, जब डिमांड इंक्रीज हो जाए तो फॉरेन करेंसी की प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अब हमको पहले से ज़्यादा पे करना है, और अगर ऐसा करना है और ये काम डिमांड और सप्लाई की वजह से हो रहा है तो ये कहलाएगा डेप्रिसिएशन। इसी के दूसरा पार्ट है, यहाँ मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। ये आपका इनिशियल डिमांड कर्व है, ये इनिशियल सप्लाई कर्व है, और यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया OR। अगर इसी केस में डिमांड क्या हो जाए, फॉल हो जाए, तो अब हमें क्या करना है, पहले से कम अमाउंट पे करना है, क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी और रेट ऑफ एक्सचेंज भी घट जाएगा। तब जैसे अब अगर हम 60 रुपीज़ यहाँ पे कर रहे थे, अब हम 58 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो ये हमारी कंट्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिक्रीज इन डिमांड।
तो जो फॉल हुआ रेट आर से R1 यानी कि 60 रुपीज से 58 रुपीज हो गया, ये कंडीशन कहलाएगी एप्रिसिएशन। अब हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि पहले हमें जो 60 रुपये पे करने पड़ रहे थे उसके बदले में अब हमें केवल 58 रुपीज ही पे करने हैं। तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, ये हो गया एप्रिसिएशन। तो डिमांड के इंक्रीज होने से डेप्रिसिएशन होता है बच्चों, और डिमांड के डिक्रीज होने से एप्रिसिएशन होता है। इसके बाद ये हो गया आपके दो केसेस डिमांड के। अब दो ही केसेस आपकी सप्लाई के लिए हैं। तो इसका बी पार्ट है चेंज इन सप्लाई। तो सप्लाई में भी दो ही केसेस आएंगे। पहला केस आएगा इंक्रीज इन सप्लाई, तो सप्लाई इंक्रीज कब होगी, ये आपका सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ये आर, ये ओ, क्यू। अब सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इंक्रीज के केस में एक नया सप्लाई कर्व बनेगा और इसकी वजह से क्या होगा, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्रीज हो जाएगा। तब ये इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से हमारी कंपनी की करेंसी पर क्या होगा, एप्रिसिएशन होगा। जब रेट ऑफ एक्सचेंज अभी मैंने आपको बताया था 60 से घटकर कितनी रहेगी, 58, तो दो कारणों से होगी। एक तो डिमांड के फॉल होने से और सप्लाई के इंक्रीज होने से करेंसी की वैल्यू पर एप्रिसिएशन होगा, यानी कि अब हमें पहले से कम पे करना पड़ेगा। दूसरा होगा आपका केस, यहाँ पर बी पॉइंट ला देता हूँ, डिक्रीज इन सप्लाई। ये कब होगा, ये तब होगा जब आपकी फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, और ये शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड, और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो जाएंगे। और इस कंडीशन में जब ऐसी कंडीशन आएगी तो नया इक्विलिब्रियम इवन पर सेट हो जाएगा और ये कहलाएगा डिक्रीज इन सप्लाई, और इस कंडीशन को बोलेंगे डेप्रिसिएशन। तो दो केसेस आपके एप्रिसिएशन के हैं और दो ही केसेस आपके डेप्रिसिएशन के हैं। तो डेप्रिसिएशन में पहला केस क्या था, इंक्रीज इन डिमांड, और दूसरा केस क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन सप्लाई। ऐसे एप्रिसिएशन के दो केसेस थे, पहला क्या था, डिक्रीज इन डिमांड, और दूसरा केस हो जाएगा इंक्रीज इन सप्लाई। तो इस तरह से आपके ये फॉरेन एक्सचेंज का जो सेकेंड वाला पार्ट है, जो आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहलाता है, इसमें ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। अब केवल दो पॉइंट और रह गए, जो एक तो आपको फ्लोटिंग वाला बताना है और एक आपको बताना है फिक्स एक्सचेंज रेट पर। ठीक है।